बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ रास्ता, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्ज़ों की जंग मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, खुसूसन जब एक तरफ भारत ने 56 साल पुराने आबी मुआहिदों को तोड़ने की धमकी दी है, वहीं पर सुषमा स्वराज ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर का जवाब देते हुए हस्वे तवक्को सख्त लहजा इख्तियार किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को एक नई जंग लड़ने की पेशकश की जो कि गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी के खिलाफ है। ताहम कश्मीर मामले पर भारत के मौक़िफ़ में नरमी की बजाय मज़ीद तलखी और तेजी आती जा रही है। इस बात पर बहस करेंगे कि क्या पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नई जंग लड़ने का चैलेंज कबूल करेंगे, और आज आपको यह भी बताएंगे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी लफ्ज़ों की जंग पर बहुत अहम और अच्छी बहस हुई है। किस किस सेनेटर की जानिब से क्या मुस्बत बातें की गई हैं जिन पर दोनों ममालिक को गौर करने की जरूरत है। एक जानिब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग की बातें हो रही हैं, ऐसे में वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की जानिब से गैर मामूली ऐलान किया गया कि पिछले साल यूरो बॉन्ड के मुकाबले में $1 अरब के स्कूक बॉन्ड लिए जाएंगे ताकि गिरते हुए ज़र मुबादला को कंट्रोल किया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने सीपैक मंसूबों की सिक्योरिटी के नाम पर बिजली के बिल में एक नया टैक्स लगाने का फैसला भी किया है। एक जानिब तो धड़ाधड़ कर्जे हैं, टैक्सों की बारिश है, दूसरी जानिब 8 सालों में शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के नाम पर 8 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसके तहत मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से माजी में की जाने वाली तकर्रियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया गया है। आमिर साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्ज़ों की जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। मोदी साहब के बयानात, सुषमा स्वराज की तकरीर हो और अब आबी मुआहिदे भी, समझते कि अब भारत जंगी जुनून की बजाय आबी जारहियत की जानिब जा रहा है। ये वो बयानिया है जो आज सारा दिन हमारे टीवी पे चल रहा है, आज भी चल रहा है और कल भी चल रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो हकीकत है वो थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। ये लफ्जी जंग चल रही है मगर एक्चुअल जो मटीरियल जंग है वो थोड़ी सी सूरत हाल मैं समझता हूँ बेहतर हुई है। पहले बात कर लें ये जो आबी जंग, आज सारा दिन ये मैं टीवी पे देख रहा था कि जनाब वो हमारे बच्चों का पानी रोकेंगे तो हम जंग कर देंगे और हमें भूखा प्यासा मार देंगे, यूँ नहीं होगा वो नहीं होगा। जिस तरह कि जनाब वो इंडिया ने पूरा पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया, हमारे दरिया खुश्क हो गए हैं और हमारे बच्चे हुक्का पानी बंद हो गया, हमारे बच्चे मर रहे हैं। जनाब ऐसे नहीं है। ये मैं बचपन से लेके आज तक जवान जो हुआ हूँ, ये 1960 की जो सिंध ताश का माहिदा था, मैंने पानी के बहुत बड़े जगादरी एक्सपर्ट जिसमें चौधरी अनवर अजीज साहब भी हैं, याद रहे कि उन्होंने मिशिगन से वाटर एग्रीमेंट्स के ऊपर स्पेशलाइज किया था और वो कैलिफोर्निया में उन्होंने अटॉर्नी थे वाटर एग्रीमेंट्स के, और यहाँ के उनसे भी कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। अयूब खान ने जो ये जुल्म किया था कि हमारे 3 दरिया इंडिया को दे दिए और 3 ले लिए, तो ये बड़ा जुल्म था और लोग तड़पे जा रहे थे। बड़ी दफ़ा सुन चुका हूँ कि जनाब ये मायदा हमारा गलत था, पाकिस्तानी हमेशा तोड़ने जा रहे थे। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान 6-7 साल इसमें साइन नहीं किया था, हम नहीं थे एग्री कर रहे। इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ, 6 साल उन्होंने ब्रोकरेज की, इधर गारंटीज दी। इसमें वर्ल्ड बैंक के बहाने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की गारंटीज हैं कि जनाब ये इससे हम श्योर करवाते हैं कि ये मायदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि हमारे पास अगर वो ख़त्म कर देते हैं। पहले तो ये हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है, आम आदमी के थड़े पे ख्वाहिश थी ये तोड़ दो ये मायदा। हमारे ब्यास, सतलुज और रावी जो वाकई वो इलाके क्योंकि जिनको बहुत नुकसान इसका हुआ और जो नहरें यहाँ से बाकी सतलुज के भी हुआ, बहावलपुर साइड के तीनों लोग जो क्योंकि जो नहरें बनानी थी, कनेक्ट लिंक कनाल्स बनानी थी, जो 3 दरिया रह गए थे उन इलाकों में उस तरह नहीं बनी, तो लोगों को वाकई नुकसान हुआ और वो जनरली तड़पते थे। अब ये जो सुना है कि जी भारत तोड़ रहा है तो सबको एकदम याद आया है ये तोड़ क्यों रहे हैं, हम खुद तोड़ना चाहते थे, पहली बात। दूसरा ये एक जोग्राफियाई कमी की भी नज़र आती है कि याद रहे कि जो दरियाए सिंध है, इंडस, ये 2% जो है तिब्बत में है, 5% जो है ना ये इंडिया में है। इसका 93% जो पानी है वो पाकिस्तान में आता है। जो इंडस का वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, झेलम और चिनाब पे इंडिया जो कुछ कर सकता है वो ऑलरेडी ही कर रहा है। ये जो बगलिहार डैम, वुलर बराज और उसके बाद किशन गंगा, ये सारा कुछ जहाँ जहाँ उनसे जो कुछ हो सकता है वो ऑलरेडी कर रहा है। हमारी ये कमी रही है कि हम अपने हिस्से में 2 बड़े डैम बना के बैठ गए हैं और जो डैम हमें 20-30 साल में बनाने थे वो नहीं बनाए। आज भी बना लें तो इन सब चीज़ों का इलाज है। लास्ट फिगर मैं ये कोट कर दूं कि जनाब
35 लाख क्यूसेक पानी हमारा आज भी समंदर में जाता है और हमारी टोटल जो यूजेज है वो 18 क्यूसेक है, 18 लाख क्यूसेक है। तो हम अगर वो जो पानी समुद्र में जाता है जो इंडिया के तमाम रोकने के बावजूद, सो ये इतना आसान काम नहीं है कि इंडिया के पास ना वो कैपेसिटी है। हाँ, अब बनाएं तो कई सालों बाद मुख्तलिफ सीजन के अंदर आके कुछ टाइम आता है जिसके अंदर वो हमें थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। मगर ये पहाड़ी इलाकों में ये मजाक नहीं होता कि इस दुनिया के सबसे बड़े तरीन जो दरिया है इंडस, उनका पहाड़ों के अंदर जो है ना वो स्टोर कर लें। कहाँ स्टोर करेंगे भाई, कैसे स्टोर करेंगे, कब स्टोर करेंगे? सो ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंडिया इसके ज़रिए, क्योंकि उनके मीडिया ने और उनकी इस्टेब्लिशमेंट शुरू में एक जंग का माहौल बना दिया था और लोगों को खून लग गया है। लोग कह रहे हैं कि जनाब आपने कहा कि पाकिस्तान से बदला लेंगे तो लाशें, तो वो जंग तो अब कर नहीं सकते। तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको ये तरीका मिल गया है कि अवाम की तसल्ली के लिए उन्होंने ये इंडस बेसिन छेड़ दिया है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। हालांकि इसका कुछ भी नहीं होना और ना ये इतनी जल्दी होने वाला है। ये 10-20 साल की अगर आज शुरू करें तो कुछ थोड़ी मुश्किलात 10-20 साल में क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसके जरिए वो रिगल आउट कर रहे हैं उस मुश्किल सिचुएशन में जिसमें उनके मीडिया ने और शुरू में आर्मी के, इंडियन आर्मी के और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। और उसका सबूत आज सुषमा स्वराज की स्पीच में भी आ गया। उन्होंने बड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है ना कश्मीर के ऊपर डिवोट किया है। उन्होंने लार्जर बात की है, इंडिया प्रिटेंड करता है और इंडिया है भी एक बड़ा मुल्क। उन्होंने दुनिया भर के मसाइल की बात की और उसमें छोटा सा पाकिस्तान को वो समझते हैं एक छोटा सा मुल्क है, उसको उसकी औकात में रखे। सो हमारे पे बहुत ज़्यादा फोकस उनकी स्पीच नहीं थी और मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ ही नालायकी की वजह से और बेवकूफ़ी की वजह से वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है। एक्चुअली इंडिया उसको टोन डाउन कर रहा है, मगर देखने की ज़रूरत है कि कैसे टोन डाउन कर रहा है। लफ्जी जंग जारी है मगर मेरा ख्याल एक्चुअल जंग के जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। जी क्लास आमिर ने बड़ा, मेरा ख्याल है बड़ा कंप्रीहेंसिवली और बड़ा खूबसूरत इन्होंने तबसरा किया है। जहाँ मैं अब तक ये नहीं है कि मेरे साथ तो बैठते हैं तो मैं कोई बहस का मुजाहरा कर रहा हूँ। अब तक जितनी गुफ्तगू हमने सुनी है अब तक पाकिस्तानी ये टेलीविजन चैनल्स पे, आमिर की मेरा ख्याल है गुफ्तगू उन सब में से ज़्यादा कंप्रीहेंसिव और समझ आने वाली है। मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पर रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब हैं, वहाँ पे एक मलिक फ़रूक आज़म साहब आते थे, हमारे दोस्त थे भावलपुर से। ये तकरीरें करते करते थक गए थे यहाँ पे कौमी असम्बली में कि जनाब के जनरल अयूब खान ने पाकिस्तानी पानी बेच दिया और सुतलेज हमारा सारे का सारा खाली हो गया है। अब मौका आ गया है, अब आपके पास उनके साथ मुआहदे तोड़ दें। ये मुझे खतरा ज़रूर है कि मुआहदे तोड़ने की शक्ल में जो जनरल अयूब खान साहब ने पैसे लिए भारत से, वो अगर डॉलरों की कीमत में हमें वापस करने पड़ गए तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो इसहाक डार साहब के और जाके एक नया कर्जा लेना पड़ेगा। आप तो हमेशा से कहते थे, जैसे आमिर कह रहे हैं कि जनाब जाती हो गई थी, हमने पानी बेच दिए, दुनिया भर में को अपने पानी बेचते हैं। ये तो अच्छी खबर है फिर कि इंडिया मुआहदा तोड़ने की बात कर रहा है। बल्कि आप तो कल को पैसे भी ना वापस करें जो अयूब खान ने लिए थे कि हजूर आपने मुआहदा तोड़ा है तो अब आपको पैसे भी नहीं देते। सिचुएशन को क्रिटिकल बना रहे हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ें कोई हम उस तरह नहीं समझते कि जब वहाँ पे इंडिया में फ्लड्स आते हैं, आपको याद है, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, मकबूजा कश्मीर में 2-3 साल पहले मेरा ख्याल फ्लड्स आए थे, पूरा कश्मीर वहाँ पे डूब गया था। आप वो तस्वीरें के ऊपर ये फ्लड आया, पूरा कश्मीर डूब गया था। 70-75 साल बाद वो आया था, पूरी वैली डूब गई थी सारी। पार्लियामेंट, उनका कोई सरकारी दफ्तर नहीं बचा था। अब मुझे बताएं कि अगर इंडिया पानी रोकता है, जैसे आमिर बात कह रहे हैं, हमारी थोड़ी सी पुअर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई साहब मैदानी इलाके तो है नहीं, कोई थल नहीं है, चोलिस्तान नहीं है, राजस्थान का कोई डेजर्ट नहीं है कि एक नहर इधर से निकाल देंगे, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, तो पानी हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। अगर इंडिया पानी रोक सकता होता, हम 2 इल्ज़ामात लगाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग कि जब वो पानी नहीं रोक सकते और पाकिस्तान की तरफ वो खोलते हैं समर में, यहाँ फ्लड्स आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भारत ने बगैर इतला दिए पाकिस्तान को डबो दिया, फ्लड आ गया। हालांकि इतला हमेशा दी जाती होती है, लेकिन हमारा मीडिया, हम यूजुअली यही बातें फरमाते हैं कि भारत ने बगैर इतला किए पाकिस्तान को डबो दिया है। अब कहते हैं पाकिस्तान आके वो रोक लेता है। भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, जहां तक मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने देखा है कि वो जब चाहे पानी रोक ले, जब चाहे छोड़ दे। अगर भारत ने ये काम किया भी सही तो अपने लिए डिजास्टर करेगा, वो नहीं रोक सकेगा पानी को। ये थोड़ी सी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये मैदानी इलाके नहीं है जहाँ पे पानी ये पड़ा हुआ है और उसको डाइवर्स। वुलर लेक जो है वो आखिरी जेलम के ऊपर मुकाम है जहाँ, और हमारे बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे है जहाँ पे वो पानी रोके और घूम फिर के आना है। सो आसान नहीं है, हमारा इशू वाटर मैनेजमेंट है। अच्छा, अगली बात यह है कि भारत ने 3 अभी इन्होंने गिनवाए हैं, वहाँ पे वो बना लिए डैम्स अपने लिए, अपने शहरों के लिए, मुल्क के लिए। और भाई साहब आप तो उसके बाद ये तरबेला के बाद अयूब खान साहब जैसे भी थे
उनके बाद तो आप एक छोटा सा डैम नहीं बना सके। जो पानी वहां से आता है, जिसका हम कहते हैं भारत हमें डबो देता है सैलाब में, बिल्कुल आप बना लेते, डैम्स बना लेते, उस पानी को स्टोर कर लेते। यही बारे आपके पास आपने कोई पिछले 30-40 सालों में तरबेला के बाद कोई एक डैम बनाया है कि आप जाकर उसको पानी को स्टोर कर सकें? इतना आपका फ्लड्स का पानी आपका ज़ाया हो रहा है, उस पर जाते नहीं है। तीसरा मैं आज देख रहा जमात अली शाह साहब, जिन पे इल्जामात हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने लगाए थे कि इन्होंने जाके हमारे ये किशन गंगा पे और बगलियार कर दिया था, सारा केस पाकिस्तान का खराब कर दिया था। आज वो तमाम टीवी चैनल पे जमात अली शाह साहब जो हैं, इंडस के जो हमारे वो थे कमिश्नर थे, जिन पे नैब के केसेस थे, जिन पे इल्जाम लगे थे, और नौज बिल्ला खुदा न खासा हम तो किसी को नहीं कहते, उनको गद्दार करार दे दिया था जिस मीडिया ने। आज वही मीडिया जमात अली शाह साहब को लेकर डिफेंड हो रहा था कि आप बताएं वाटर ट्रीटी जो है इसमें हमारे क्या, वही आ वाली बात, हुक्का पानी बंद हो रहा है। भाई साहब, भारत आपका हुक्का पानी बंद नहीं कर सकता। जो बात आमिर कह रहा है कि हमें जियोग्राफिकल चीज़ों का नहीं पता, जो पहाड़ों से आ रहे हैं चीज़ें, पानी आ रहा है, उस पर आप डैम बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं? तो ये थोड़ी सी मेरा ख्याल हल्की सी हमें जरूरत है। हुक्का पानी बंद हो रहा है, जैसे चीखें मारी जा रही थी कि आप तो खुद कहते थे कि यार खत्म करो और भारत को। अब आपको ये सिचुएशन नजर आ गई कि माहिदा क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पाकिस्तानी हुक्मरान अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर तो बात होगी। साथ ही साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाक भारत लफ्जी जंग पर एक अहम और अच्छी बहस हुई है, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ज़रूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग को ठंडा किया जाए, लेकिन ऐसे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तो एक नई जंग लड़ने का चैलेंज दे दिया पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को। समझते हैं कि कबूल करेंगे ये? अच्छा, अब तक इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी पहले इंडियन फोर्सेस जो हैं या उनकी लीडरशिप है, उनका मीडिया जो है, अब ऐसा ऐसा वो उस तरफ आ रहे हैं। जो कश्मीर में ब्रूटैलिटीज़ हो रही हैं, पहले तो आपको उन पे अगर आपको ये रोकने की ज़रूरत है, इंडियंस को भी और इंडियन लीडरशिप को भी, वहाँ पे मेरा ख्याल है जुल्म हो रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर, एक लिबरल कंट्रीज़ में इस तरह का फोर्स, उसका ताकत का इस्तेमाल है ना, उसके बाद फिर आप मैं कोई कुछ पीस की बातें करता रहेगा, ऑन ग्राउंड अगर ये वायलेंस जारी रहेगा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो पहली फुर्सत में तो मेरा ख्याल है इंडियंस को ये काम रोकना चाहिए, और उसके एक आलमी रिएक्शन भी खैर आ रहा है। और मुझे खुशी हो रही है कि इंडिया का जो अपना मीडिया है अब वो ऐसा ऐसा इस तरफ आ रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। एक चीज, दूसरी जो कल उन्होंने मोदी साहब ने तकरीर की है, जो बात आमिर कह रहे हैं, उन्होंने डाइवर्ट किया है। अभी तक मोदी ने वो एक जो तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद बहुत ज़्यादा कोई बम्बास्टिक किस्म की वो बात करेंगे, या एक हमारे यहाँ भी तवक्को थी, इंडिया में भी ऑडियंस में होगी कि बस मोदी साहब ऐलान जंग कर देंगे, वो कम अज़ कम हमें बात नजर नहीं आई। उन्होंने वो ये समझते हैं, मेरा ख्याल मोदी साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ ने अगर ये तकरीर की भी है तो साफ ज़ाहिर अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को मुतमईन करना है, पाकिस्तान के GHQ को मुतमईन करना है, लिहाजा उनकी मजबूरी थी। और मुझे लगता है मोदी साहब ने वेल लेफ्ट किया है कि ठीक है, नवाज शरीफ साहब गए हैं कश्मीर में, बात कर ली, कथारसिस हो गया है, लोग बड़े खुश हो गए, पाकिस्तानी मीडिया भी बल्ले बल्ले हो गए, वाह जी मियाँ साहब ने कश्मीर पे जी बड़ी बात कर दी, चलें इनको थोड़ी सी आप इनको स्पेस दें मियाँ साहब को। उन्होंने बेसिकली नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। अगली जो बड़ी अहम बात है वो जरा मेरा ख्याल है हम सबको उस पर थोड़ा खुश होना चाहिए, जो उन्होंने असल चैलेंज दिया है। उन्होंने जनाब फिर जंग लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, इलिटरेसी के खिलाफ, जॉबलेसनेस के खिलाफ, यहाँ पे बच्चों की जो मोर्टेलिटीज होती है उनके खिलाफ लड़ते हैं, इवन सफाई पे वो मैं देख रहा था उनकी। ये वो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल एलीट हो, ये चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मोदी साहब ने चाहे कुछ भी कहें, जबानी सही जमा खर्च उन्होंने बात की है कि लेट्स हैव ए फाइट, कि हम एक दूसरे को compete करते हैं कि पहले कौन गुर्बत ख़त्म करता है, कौन चीज़ें करते हैं। एक स्टेप मेरा ख्याल है मोदी साहब को आगे जाना चाहिए, जो उन्होंने एक अच्छा पीस मैं समझता हूँ उन्होंने इनिशिएटिव दिया है कि उनको इस्लामाबाद सार्क पे आना चाहिए। इस तमाम तर इसके बावजूद जो इस वक्त हाइप क्रिएट हो गई है, उनको आना चाहिए। यहाँ इस्लामाबाद खड़े हों, नवाज शरीफ साहब के साथ बैठें, आप पूरी ऑफर्स करें, दोबारा वाजपेयी साहब के साथ की तरह का आप इनके साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। और सीरियसली ये मसला कश्मीर जो है, आपको कहीं ना कहीं बैठ के इसको फिक्स करना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा।
और इसके सलूशन माजी में बड़े अच्छे 2000 आए थे, जनाब मुशर्रफ के दौर में भी आए थे, उससे पहले भी हम देखते रहे कि हैं। उन सलूशन को रिवाइव कर लें, आप इस मसले को कहीं फिक्स करें। कश्मीरियों के पूरी 2-3 नस्लें मारी गई हैं। पिछले दिनों हमने देखा 100-150 वहाँ बच्चा वो उसमें अपनी आंखों से उनको खो बैठा है। और तीसरी चीज़ लास्टली, इंडियन मीडिया जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और अगर सवालात उठाता है, उनको अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अपनी फोर्सेज हैं, उन पर भी क्वेश्चन उठाने चाहिए। हम उठाते हैं। APS का वाकया हुआ पेशावर में, पाकिस्तानी मीडिया ने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज को टारगेट किया कि आपको पहले से पता था ये चीज़ें हो रही हैं, आपने क्यों होने दिया। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया हुआ था। जब उनसे बात होती है, या उससे चौधरी निसार अली खान भी उस दिन कह रहे थे कि जो वाकया हुआ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले से बताया कि वाकया होंगे, इसके बावजूद हुए। सो इंडियन मीडिया में जो चीज़ इस वक्त जो मिसिंग है कि आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी आपकी बॉर्डर फोर्सेस, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उन पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे। आप भी तो उनको फंड दे रहे हैं, आप भी उनके लिए उनको पैसे दे रहे हैं, इंडियन टैक्स पेयर्स का उनको पैसा लग रहा है। अगर वो आपको सिक्योर नहीं कर पा रहे, आपको इंटेलिजेंस नहीं दे पा रहे, आपको प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे, अगर दहशतगर्द एंटर हो रहे हैं उनको इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, तो कोई थोड़ी सी तोपों का रुख जो है आपका अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ जाना चाहिए। हम भी करते हैं। मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस पर तनकीद होती है कि 60,000 बंदे हमारे मारे गए। सो इंडियन मीडिया जो है, इंडियन पब्लिक जो है, पाकिस्तान पे ठीक है जी, आप उस पर टारगेट रखें, आपको सूट करता होगा, फेयर इनफ, लेकिन जरा तोपों का रुख जो है ना अपनी भी उस पर रखें भी तो करें ना। तो भाई बॉर्डर से कैसे चले गए, चले बॉर्डर से निकल गए तो इंटेलिजेंस से आपकी फोर्सेस कहाँ पे थी, उनको करना चाहिए था। सो भारतीयों को जो मीडिया है पर्टिकुलरली मैं कहूँगा, उनको उनसे कुछ टफ क्वेश्चंस करने चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया करता है। सो ये जो एक ओवरऑल उसका नुकसान भी इकरार साहब उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये जो मीडिया हाइप वो इतनी बना लेते हैं और इतनी नफरत पाकिस्तान में, उसमें उनके पास ऑप्शंस बड़ी कम रह जाती हैं। पीछे जाना जिस तरह आप कह रहे हैं मुश्किल हो जाता है। सो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हम जो गाली का जवाब ना गाली दे के और सोच विचार के हम मैच्योर हो गए, इसलिए हमारे पास सारी ऑप्शंस होती हैं। हम गाली भी दे सकते हैं, रोक भी सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, नहीं है, और सारा कुछ है। जब आप एक उसमें मूड में ले जाएं, इतनी हाइप ना लें, तो भी वो अपनी आवाम की तसल्ली के लिए उनको ये मोदी साहब को ये बातें करनी पड़ रही हैं। हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। हम बड़े बस तो हम आगे वाकई लोग तनकीद करते हैं, वाकई बड़े नकायस हैं हमारे मीडिया में, पर हम अब जनरली बड़े मैच्योर हो गए हैं। ये अफगानिस्तान के हवाले से भी और इंडिया के हवाले से भी हम ज़्यादा सोच विचार के जवाब देते हैं। लेकिन सूरत हाल तो ये ना क्लासा साहब, हर शख्स को, हर हुक्मरान को, हर ओहदे पे बैठने वाले को अपना मुस्बत और जिम्मेदार किरदार अदा करना होगा। तो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर्स की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी बड़ी अच्छी बहस की गई है पाक भारत लफ्ज़ी जंग के ऊपर। क्लासा साहब नहीं, हमारे आज 2 रिपोर्टर जो हमारे साथ अटैच हैं वो गए थे, इमरान मगराना और हमारे सदीक जान जो हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट्स वो लेके आए हैं वो बड़ी इंतहाई इनकरेजिंग है। आई एम क्वाइट प्लीज्ड कि हमारे सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उससे भी आगे बढ़कर मेच्योरिटी का सबूत दिया। जो बात आमिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया और हमारी पब्लिक जो है कंपेरेटिवली, मैं समझता हूँ ये वॉर मॉन्गर्स नहीं है, हमारे अंदर हिस्टेरिया नहीं है, हमारे अंदर वो नफरत का लेवल नहीं है इंडियंस के खिलाफ। ये सबको पता है। जो भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं, जब पाकिस्तान से होके जाते हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त बन के रहते हैं, और ये कोई एक्टिंग भी नहीं हो रही होती। आम पब्लिक को नहीं कुछ सिखाया नहीं जाता कि अगर कोई मिल जाए इंडियन तो आपने अच्छा सलूक देना है। लोग ओवरऑल उनके साथ अच्छे तरीके से मिलते हैं। आज जो अच्छी बातें हुई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ शहीद सैयद साहब ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है सर, वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा जी मेरी दुआ है कि जंग लगे तो सबसे पहले इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले शहीद हूँ। कितनी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा जनाब जंग लगे तो जो सबसे ज्यादा इसको प्रवोक कर रहे हैं जंग को, जंग होनी चाहिए, वो उसके आप पर लगे। अच्छा, सेनेटर जहांजेब जमालदीनी ने बड़ी अहम बातें की हैं में से। उन्होंने कहा सेना जो आपका है कोयटा, इसकी सारी जिम्मेदारी आपने राह पे डाल दी और उसके बाद खामोश होकर बैठ गए कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कहाँ पे अगेन उस पर कुछ नहीं है। सेनेटर जहांजेब जमालदीनी ने एक और बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया भड़केले बयान से हालात को मजीद कशीदा कर रहे हैं। और ये सेनेटर की आवाज़ नहीं है, एक बाप की आवाज़ है, इनके बेटे इसके अंदर उनकी जान। ये कोयटा में ये बताने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लोगों को कि सेनेटर जहांजेब जमालदीनी जो है कोयटा में जो कॉर्नेज हुआ था, अभी वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, उसमें कचहरी में इनका जवान बेटा था, वो ये बात कह रहे हैं कि वो भी जंग के खिलाफ आपको बात कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि बदले लें। और इसमें और उन्होंने बड़ी बात की, मेरे ससी पलीजो ने एक बड़ी अहम बात की है कि मसला कश्मीर के लिए जो आपने लोग भेजे थे, आपने भी अपनी मर्जी के अपनी ही पार्टी के लोग भेजे हैं कि वो जाएं, और भी हैं उसमें। उन्होंने अच्छा मुशाहिद हुसैन ने बड़ी अहम बात की है
उनका कहना था वज़ीर आज़म की जानिब से भारत को मोदी की ज़बान में जवाब ना देने का फैसला दुरुस्त था। जो बात हमने भी उस दिन की कि वज़ीर आज़म ने नहीं टारगेट किया मोदी साहब को, उसका फ़ायदा हुआ है कि मोदी साहब को भी जो आपने बात की स्केल डाउन उनको करना पड़ा है। और ये भी बात मुशाहिद हुसैन की ठीक है, हमारे मीडिया के बारे में, हमारा मीडिया भारतीय मीडिया की तरह गैर संजीदगी के साथ इल्ज़ामात नहीं लगा रहा। मैं फिर कहता हूँ हमारा मीडिया ठीक है, हर जगह पे हाकिश होते हैं, लेकिन हमारा जो है वो ये अगेन कंपैरेटिवली वो बेहतर मीडिया है। और वो पीपल्स पार्टी की खैर उसमें तनकीद है अपनी जगह पे। तो ये आमिर साहब मैं समझता हूँ आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बेहतर डिस्कशन हुई है, बेहतर डिबेट हुई है। डिबेट भी अच्छी हुई है। दूसरा सेनेट में आज जो एक गवर्नमेंट के लिए पनामा के ऊपर जो बिल हो गया है, ज़ाहिर है वैसे तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की नहीं है, मगर फिर भी एक ये पार्लिमानी रवायत में अगर गवर्नमेंट का कोई बिल जो अपोजिशन का एक्सेप्ट हो जाए तो एक शिकस्त मानी जाती है। तो आज जो है हालांकि वो कानून शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि कौमी असम्बली में नून लीग की अक्सरियत है, मगर यह है कि एतजाज हसन का वो बिल जो है आज मंजूर सेनेट से करवा लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस बिल के अंदर जाहिर है वो हुकूमत तो ये कहेगी और कहती है कि जनाब ये सारा प्राइम मिनिस्टर के अराउंड है, ये उनके बारे में है। तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई शर्म की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव पर जब इल्ज़ाम आते हैं तो सबसे पहले उनके साफ होने चाहिए क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जितना टाइम गुजर रहा है जिसमें उनके ऊपर शकूक है वो मुल्क के लिए या इदारों के लिए या इंसाफ के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वैसे अगर छोटी सी बात, अगर एक मिनट है आपके पास, चलें जरूर। सेनेटर हमदुल्ला ने आज बड़ी मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उनको भी बड़ा रेयरली होता है, लेकिन अच्छी बातें दो चार हैं जो हो सकते हैं हमारे लोगों के उस पर रिजर्वेशन हो। उन्होंने कहा जी हम यहाँ कश्मीर का रोना रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल कश्मीर जैसी हो चुकी है। मैं गुज़श्ता 13 साल में जितना खून पाकिस्तान में बहा इतना कश्मीर में भी नहीं बहा, ये सेनेटर हमदुल्ला कह रहे हैं। और प्लस उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया है, उन्होंने कहा बताया जाए कि बरामदाग भुगती जो है वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार था, वो कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने ये मुज़ाकरात नहीं होने दिए थे। और सेनेटर्स ने एक और बड़ा अच्छा मुतालबा किया है उन्हें सरताज अजीज़ से कि बताया जाए कि भारत से ताल्लुकात की पॉलिसी कौन और कहाँ बना रहा है। और उनका ये कहना था बेहतर वो है कि जो लोग आपको कश्मीर, अफगानिस्तान, इंडिया पे पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग आएँ और ब्रीफ करें उनको। बाकी वो ठीक है उनकी बात, मगर उनके फिगर्स ठीक नहीं है। कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा बंदा मर चुका है और उनकी 1.5 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ की आबादी में 1 लाख बंदा बहुत कश्मीर का मसला तो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी हुक्मरानों को तवज्जो देनी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से धड़ाधड़ कर्जे, अवाम पर टैक्सों की बारिश, ऐसे में गिरते ज़र मुबादला को कंट्रोल करने के लिए सागदार की जानिब से गैर मामूली ऐलान है, कितना अहम है वो भी आपसे शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। धड़ाधड़ कर्जों और टैक्सों की बारिश के हवाले से तो आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आमिर साहब, इसाक डार साहब ने गिरते ज़र मुबादला को कंट्रोल करने के लिए गैर मामूली ऐलान किया, ज़रा उसकी डिटेल्स तो हमें बताएं आप। ये हम काफ़ी अरसे से दरमियान में कह रहे थे और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा हमने ही शोर मचाया कि जनाब ये कमर्शियल लोन मज़ीद जो है ना 1 बिलियन डॉलर्स जो हैं इन्होंने बॉन्ड्स के ज़रिए और कर्जा लेना है। अच्छा। और हम बड़ी दफ़ा बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान की कर्जे की बहुत सूरत हाल दिगरगू हैं और ये जो है आगे अब हम कर्जे लेके कर्जे देने वाली सिचुएशन है। और इसको 1-2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने बिलिटल करने की थोड़ी कोशिश की कि नहीं इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं है, तो ये वाज़े हो गया है। याद रहे कि हमने बड़ा शोर मचाया था कि आगे जो 500 मिलियन लिया गया था वो 8.5 उसका जो था मार्कअप था उस पर लिया गया था। ये भी उसका लेवल का तो नहीं, मगर हम देखेंगे कोई 6% कह रहा है, कोई 6.5% कह रहा है, मगर ये बड़े कमर्शियल रेट्स हैं। ये सारा मिला के जो कर्ज़ों की सूरत हाल है ये एक बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है और उसमें ये चलता ही जा रहा है। और उसको लार्जर उसमें देखें, एक तरफ देखें ना, प्राइम मिनिस्टर अपने जो पब्लिक मीटिंग करते हैं उसमें वो कहते हैं कि मुल्क के हालात बड़े अच्छे हैं, इकॉनमी बड़ी ठीक चल रही है। अच्छा की रिपोर्ट। जब ये इंटरनेशनल जब आपके हालात ख़राब हों
हों रीजनली या इंटरनेशनली, तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी अंदरूनी ख़ास तौर पे मुआशी इस्तेहकाम कितना ज़्यादा है। तो मैं अगर इसको सकूक बॉन्ड को और ये कर्ज़ों की सूरत हाल को, हमें तो बताया जा रहा था कि जनाब ये अब रिजर्व्स के, हमारे रिजर्व्स तो बहुत अच्छे हैं, $20 बिलियन के रिजर्व्स हैं, अब एकदम जो है उनको रिजर्व्स को नीचे को करने के लिए दोबारा क्यों कर्जा लेना पड़ रहा है? अगर इतने अच्छे थे, कहानी असल ये है कि जनाब ये जो $20 बिलियन के रिजर्व जो हैं ये कर्जों पे ही हैं। $10 बिलियन जो बड़े हैं उसके अंदर वो $10 बिलियन के कर्जे हैं जो कि अब $11 बिलियन हो जाएंगे। असल बात यह है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। हम 12% एक्सपोर्ट्स को रोते थे, अभी वो फिगर आ गया है कि जनाब 20 बिलियन, एक्चुअली 25 बिलियन जब ये गवर्नमेंट आई थी तो $25 बिलियन के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी, अभी वो 20.8 पे आ गई है। और वो खुरम दस्तगीर बेचारे अच्छे आदमी हैं, इन्होंने राज साहब ने 2 जुमले कह दिए तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि जितना आप खाना खाते हैं उतना काम भी कर लिया करें। तो उन्होंने बेचारे शरीफ आदमी हैं, उन्होंने कहा जी ये असल में उन्होंने गुजरावाला में नहीं कहा था, काला शाह काकू में कहा था। मासूम आदमी है। फैक्ट ये है कि वो एक घास की तौर पे एक बरगद का दरख्त है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके नीचे नहीं उग पा रहे, और हमारा जो ट्रेड गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कमी आ गई हुई है वो तकरीबन अब 24 बिलियन का आ गया है। अब ये इतना मार्जिन बढ़ रहा है कि हमें ये जो रिजर्व्स जो हैं $20 बिलियन के ये यूं करके उड़ जाएंगे, क्योंकि ना हमारी एग्रीकल्चर ज़राअत वो भी नीचे जा रही है जहाँ से नौकरियाँ आती हैं, और दूसरा हमारी इंडस्ट्री है वो भी नीचे जा रही है, रेमिटेंसेस भी नीचे जा रहे हैं, उसके बाद अब सर्विसेज के फिगर आ रहे हैं कि वो भी नीचे जा रही है। तो इकोनॉमी के ओवरऑल फिगर देखें तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है। और उसके लार्जर फॉर एग्जांपल आज के सिर्फ अखबार पढ़ें तो ये सारी खबरें जब हेयर एंड देयर इधर उधर छपी होती हैं तो ओवरऑल पिक्चर जो उसमें बनती है, जिसके अंदर एक मेरा क्लास साहब उसका जिक्र भी करेंगे कि नेपरा ने फॉर एग्जांपल जो है उसके खिलाफ जहाँ से आम आदमी को थोड़ा सा अगर कहीं से रिलीफ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल नेपरा ने सिर्फ ये कहा था कि जनाब ये आप जो 15.5 रुपये पर यूनिट ले रहे हैं ये क्योंकि नंदीपुर में आपकी गलतियां हैं, अब आवाम पे ना डालें। गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई है कि ऐसी की तैसी एक आधा रेगुलेटरी इदारा होता है जो थोड़ा सा हौसला करता है, उसको भी दबा देते हैं कि हाउ डेयर यू। कोर्ट में चले गए हैं कि नहीं, हमने अपनी नालायकियों का जो नंदीपुर के अंदर लॉसेस किए हैं 40 बिलियन से, वो कह रहे हैं कि पता नहीं 72 बिलियन का प्रोजेक्ट बना दिया, उसके पैसे अवाम से लेंगे। घूम फिर के 80% इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी हैं, बड़ी कंपनियों को, बड़ी पावर लॉबीज को कोई टैक्स नहीं लग रहे, घूम फिर के गरीब आदमी को आप जो है ना टैक्स पे टैक्स डालते जाएं, और ओवरऑल इकोनॉमी से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। और ये वो लास्टली ये वो गवर्नमेंट है जिसकी मेराज ये और जिनका क्लेम ये है कि हम बिजनेसमैन होते हैं, हम इकोनॉमी को टर्न अराउंड ये टर्न अराउंड है कि 20% एक्सपोर्ट्स डाउन हो गई हैं, रेमिटेंसेस डाउन है, ट्रेड गैप 24 बिलियन का हो गया है, और कर्जे हमारे जो हैं वो पाशा साहब, हफीज पाशा साहब कह गए थे कि ये $98 बिलियन पे ले जाएंगे। नहीं, हरकतों से तो पता चल रहा है ना क्लास साहब बिजनेसमैन या बिजनेस के तरीके से डील कर रहे हैं। सकूक में थोड़ा सा उस पर आता हूँ, वो तो अच्छा ये भी कहते थे कि हम तजर्बाकार हैं, इमरान खान को वोट ना देना, ना तजर्बाकार है मरवा देगा, ये तजर्बाकारों की वारदातें हैं। इससे पहले पिछले साल गए थे $500 मिलियन का इन्होंने यूरो बांड लिया, और दुनिया का महंगा तरीन कर्जा, जब पूरी दुनिया भाग की कर्जे नहीं लिए 8.25 पे ये लेके $500 मिलियन के एवज हमने वहाँ कमिट किया कि $410 बिलियन का हम सूद देंगे, $1 मिलियन का सूद देंगे $500 मिलियन के अगेंस्ट। उस पर सलीम मांडवी वाला साहब ने सेनेट की फाइनेंस कमेटी में वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो पता यह चला $75 मिलियन पाकिस्तान से भेजे गए थे वो खरीदने के लिए, जो दुनिया के महंगे तरीन। अच्छा वो नाम नहीं पता है, वहाँ पे डॉक्टर वकार मसूद साहब बैठे हुए हैं जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, हर हुकूमतों को तरीके वारदात समझाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को छुरे कैसे मारने हैं और चाकू कैसे चलाने हैं इस कौम पे, और सत्यानाश करने के पीछे सबसे वकार मसूद ही कॉमन डिनोमिनेटर वो हैं। बिल्कुल, वो जनाब मुशर्रफ दौर में भी थे, जरदारी दौर में भी थे। अच्छा वो जरदारी साहब के साथ वैसे जेल में भी रह चुके हैं डॉक्टर वकार मसूद, ये कम लोगों को पता है। वो जनाब शौकत अजीज के साथ भी थे, वो ये गिलानी साहब के दौर में भी थे, इनके दौर में भी हैं, वो मुश्तरक हैं सबके साथ। उनसे तरीका वारदात उनसे पूछें कि आप बताएं कि इस मुल्क को कैसे टाइट करना है, लोगों को कैसे टाइट करना है, इनसे कैसे आपने माल निकलवाना है, किस किस तरीके से लोन लेने हैं, डॉक्टर वकार मसूद को सारा पता है। अभी यही देख लें सकूक पे $1 अरब के लिए जा रहे हैं भाई पिछले। अच्छा इन IMF से हमें बड़ी खुशी से पता है, हमने IMF को खैर बात कह दिया, वो भाई साहब बेहतर था IMF को खैर बात ना कहते, इतना महंगा कर्जा तो IMF भी नहीं देता। IMF से 7 पॉइंट समथिंग बिलियन लिए,
उन्होंने वहीं बैठे बैठे $4 बिलियन वहीं एडजस्ट कर लिए थे कि जनाब ये पिछला लोन देने आपने, लोन आपने देने के लिए भी नए लोन ले रहे, चले वो हो गया। अब ये आ रहे मसूफ जो हैं, एक तरफ आज हसन रजा की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, हसन रजा इज अ वेरी गुड रिपोर्टर, उसने आपको इंकशाफ किया है कि जनाब पिछले 8 सालों में 7 अरब रुपए जो हैं वो शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर लग चुके हैं। एक तरफ आप यहाँ सकूक बांट के जरा आपका लोन ले रहे हैं, लोन हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर नया सिपैक का टैक्स लगा रहे हैं जनाब, और प्लस आप जाके उसमें 8 अरब रुपया 7 अरब रुपया सिर्फ आपने एक फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए लगाया है, और पूरा मीडिया चला रोता रहा, मिलते की लोग, उन्हें तनकीद हुई। नवाज शरीफ साहब ने कहा पीएए का जहाज तो मैं जनाब स्पेशल करके आऊंगा। ये आपको अंदाजा होता है कि आपको पाकिस्तान के लोगों से कितनी मोहब्बत है कि आप जो टैक्सेस से पैसा ले रहे हैं, जो लोग यहाँ कमा के दे रहे हैं, आपको देर नहीं लगती इसहाक डार साहब को एक वहां पे नया टैक्स देने में। ये आपका बिजली का बिल है सर, सिर्फ बिजली का, ठीक है। इसमें मैं आपको टैक्सेस गिनाऊं जरा कि कितने टैक्सेस पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, और नया टैक्स सिपैक का लग गया जिसके बारे में यूसुफ हरून कह रहे थे, जो उसमें यूएनओ में पाकिस्तान के साबिक वो थे सफीर, उन्होंने कहा जनाब ये सिपैक जो है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूसुफ हरून साहब कह रहे हैं, जिनको गुस्सा है उन्हीं पे करें। उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये चाइना के हक में है सारा। सो चाइनीज जो हैं हमें लोन दे के अपने लिए वो बनवा रहे हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं एक सिर्फ एक जुमला कह दूं कि इसने बड़ी चालाकी की है। जाहिर है ये इसहाक डार साहब से मिलने गए थे जीएचक्यू में, जनरल राइल, उन्होंने कहा जनाब हमने क्योंकि सीपैक की सिक्योरिटी बनानी है तो हमें पैसे चाहिए। उन्होंने बजाय बजट में देने के बिजली के बिल में डायरेक्टली डाल दिया आम आदमी को बताने के लिए। ये बल्कि थोड़ा सा पिंडी के खिलाफ मैं समझता हूँ थोड़ी सी साजिश चालाकी की गई है। क्या आम आदमी को गुस्सा है यार, मेरे उससे पैसे ले रहे हैं ये सीपैक के लिए, इनको बजट में डालना चाहिए था। आम आदमी को गुस्सा नहीं आएगा, पूछे क्यों? ये मैं आपको 12-14 चुकी है, आवाम अल्लाह के फजल से नहीं है क्लासेस ना बड़ी अवेयर, पैसे जो देते हैं जो कमाते हैं उनको बिल जाता है, लोग गौर नहीं करते वो क्या बिल देते हैं। चले ब्रेक ले लें और लोग जरा पानी भी पी लें, अपना बिजली का बिल भी निकाल लें। हम समझाना चाहते हैं कि वो क्या क्या टैक्सेस उसमें देते हैं, और आप एक नया टैक्स कौन लगा रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। सही है क्लासेस साहब, आवाम ने अपने बिजली के बिल यकीनन तौर पर निकाल लिए होंगे। ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि नया टैक्स किस तरह से लगाया जा रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुश आमदेद करेंगे। क्लासेस अब ब्रेक पर जाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन चाह रहे हैं कि जो बिजली के अंदर एक नया टैक्स लगा दिया गया बिल में, वो आप हमारे साथ आमिर साहब कह रहे थे अवाम बड़े तंग होंगे, अवाम कोई तंग शंग नहीं होते। आज देखा जीत नहीं गए वहाँ पे, नून लीग जीत गई, नून लीग जीत गई है ना। मैं आप और मैं बैठ के ड्रामे करते, लोग बड़े खुश हैं, इनसे मुतमिन हैं। ये बकायदा बिल शोर ना मचाया करेंगे जनाब, लोड शेडिंग भी होती है, बिजली तो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, बिल इतना ज्यादा आता है। सुन लें कि क्या क्या लोग इसमें पैसे दे रहे हैं, किस किस चीज के। सर सुने, गवर्नमेंट चार्जेस, मतलब हुकूमत जो चार्जेस ले रही है आपके बिजली के उस पे, ये पेड बिल है वैसे कोई बाय द वे, ये सारा मैं स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जनाब। एक इसमें वो फरमाते हैं महसूल बिजली लेते, एक्साइज ड्यूटी है मेरा ख्याल, ईडी लिखा हुआ है आगे, एक टैक्स ये है, टेलीविजन फीस है, जीएसटी है। अब जरा सुनते हैं लिस्ट, मुझे पानी पीना पड़ेगा इसको, इस पूरी लिस्ट को पढ़ते पढ़ते कि कितने टैक्सेस दे रहे हैं। इसके बाद कहते हैं इनकम टैक्स भी देते हैं, पता नहीं इसका इनकम टैक्स से क्या ताल्लुक है वैसे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइएगा। अच्छा चलो, उसके बाद जनाब अब जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, एक और बड़ा मजे का टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, उसको कहते हैं जगह टैक्स। अच्छा, फाजिल टैक्स है ना, उसको फाजिल दर फाजिल। आगे एक और आ रहा है, वो है फर्दर टैक्स। एक्स्ट्रा फाजिल, एक हो गए आगे आगे टैक्स प्लस। अच्छा, मतलब फर्दर टैक्स एक है आपका, इसमें एक एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, ये नई टर्म है वैसे, मैंने भी कभी इतना गौर से 2 टाइम्स फर्दर जनाब, 2 टाइम फर्दर। इसके बाद नीलम जहरम सरचार्ज, वो हम अलग पे करते हैं, 10-20 साल से डिलेड है, डिले से डिले होता जा रहा है। अच्छा, पैसे दिए जा रहे हैं। ये बता दूं मैं लोगों को थोड़ा सा जाते जाते कि जनाब ये शुरू हुआ था 18 के 20 अरब का प्रोजेक्ट था, 1990 में बेनजीर भुट्टो दौर में हुआ, इसका न PC1 हुआ, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 80 अरब का हुआ। फिर नवाज शरीफ जब आए थे 2013 में ब्रीफिंग ली 270 अरब। अब नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि 410 अरब रुपए में बनेगा। 18 से 20 अरब से कहानी शुरू हुई, 410 पर जी ताश को हम रो रहे थे शुरू में, वो मसला ही ना होता, डर ही ना होता कि ये टाइम पे बनेगा, और अभी नहीं बनेगा, और ये बनेगा भी नहीं। इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेरा ख्याल साइको है, पिछले दिन नया लाया है। ये तो खांचे होते हैं, इतने जल्दी थोड़ा इनको बंद करते होते हैं।
22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है 20-22 अरब का 1990 में आपके 25 साल बाद 410 तक पहुंच चुका है, अरब तक, और अभी तक बंद नहीं हुआ। 2019 से पहले नहीं होगा, मगर नए जॉब करवाने के लिए उन्होंने लारा करा दिया कि जी हम कर देंगे। अच्छा आगे सुनिए जी, जीएसटी ऑन एक और नाम है, मैं मेरे का फ्यूल, एक जीएसटी पहले था, जीएसटी ऑन, जीएसटी प्लस, और जीएसटी प्लस है किस पे? सेल्स टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये नया टैक्स। इसके बाद आगे चलते हैं सर, इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब जो भी सुनते हैं जरा नाम देखें, पीछे बच्चों के नाम ही रह गए हैं। अच्छा उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये सुनते हैं 4 टैक्स एक नाम पे लग रहे हैं। उसके बाद आगे जो एक्स्ट्रा टैक्स, दोबारा शुरू हो गया काम सब कि फ्यूल प्राइस उन्होंने एडजस्टमेंट पे चले गए। इसके बाद फरमाते हैं जनाब एफसी सरचार्जेस, अब ये पता नहीं एफसी हमारी जो एफसी है उसके सरचार्जेस हैं या पता नहीं क्या है ये है। इसके बाद एक और है टीआर सरचार्जेस भी हैं सर, ये तकरीबन मैंने जो गिने हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर इनको देखा जाए ये तो 14 के करीब बनते हैं सर। बिल्कुल ऑलमोस्ट। आप बीच में जिक्र कर गए कि चुप करके पीटीवी का जो 25 देते थे, शायद आप वो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। अब इन्होंने 15वां भी डाल दिया है, वो कौन सा है कि सिपैक, जिसके बड़ा हमने तबले बजाए हुए हैं, जो यूसुफ हरून कह रहे हैं कि जनाब ये सारा चाइना के फायदे में है, चाइना कर्जे दे के रोड भी हमसे बनवा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी हम देंगे और कर्जा भी वापस हम करेंगे और टैक्सेस भी हम पे करें, चले करें, उसमें कोई हो सकता है बेहतरी आ जाए। अब जरा बताऊं तरीका वारदात सर, इन्होंने शुरू किया 2004 में, इन्होंने कहा पीटीवी का टैक्स लेंगे, उस 25 रुपए से शुरू किया और 25 रुपए को फिर इन्होंने रिवाइज करके 35 रुपए पे ले गए। अब हम फिर भी टैक्स साहब एक दफा नेशनल असेंबली में कह चुके कि ये पीटीवी तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट से तो एक पैसा नहीं लेते। बिल्कुल नहीं लेते, हम जो दे रहे हैं वो हमने याद कराया था कि ये 35 रुपया हम देते हैं। बकरे जो हम जो बैठे हैं बकरे, नीलम जेल हम पे अब तक पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि टैक्स नहीं देती पाकिस्तानी कौम, दुनिया की सबसे ज्यादा हैवी टैक्सेशन होती है हमारे आम आदमी पे। 41 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी अवाम नीलम जेलम का अब तक टैक्स दे चुके हैं। 41 अरब रुपीस कैश में ये हुकूमत पाकिस्तान यहां से लोगों से ले चुकी है पैसे। ये वो आपके खांचे हैं सर आमिर साहब, एक तरफ आप टैक्सेस की 15 टैक्स सिर्फ बिजली के उसमें है, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं सर, जो आज उसकी स्टोरी थी हसन रजे की कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की सिक्योरिटी पे 8 सालों में 7.5 बिलियन रुपीस लगा है। उसमें इनके ख़ानदान की सिक्योरिटी पे 2752 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं सर। इसके बाद इनकी सिक्योरिटी पे खुफिया फंड्स जो सीक्रेट फंड है 4.25 करोड़ रुपए लगे। अच्छा उसके बाद नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की सिक्योरिटी पर जो पुलिस मुलाजमीन है उनको 3.25 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है तनख्वाह के अलावा। जो लोग इनकी सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, उनका हर साल तनख्वाह जो है 1 अरब और 15 करोड़ रुपए बनती है सर। 1 अरब 15 करोड़ रुपए उन मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती है जो वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी किन किन लोगों को मिली हुई है, मज़े की बात है सर। एक तो वज़ीर आला साहब हैं, उनकी अपनी 3-4 फैमिलीज हैं माशाल्लाह, तो लिहाजा हर फैमिली को, हर घर को अलग-अलग सिक्योरिटी मिली हुई है। सही। और प्लस एक हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास स्क्वाड है, उसके बाद उनकी बेगम साहबा हैं, उनकी शहबाज शरीफ साहब की एक उनको मिला हुआ है, फिर सलमान शहबाज साहब है, उनकी फैमिली है, उन पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। फिर इनके दामाद हैं मियाँ इमरान अली साहब, इमरान जो मेरा ख्याल बेकरी वाले केस में जिन पे आया था, उनका है। फिर तहमीना दौलताना साहब, वो क्या कहते हैं, दुरानी साहबा, तहमीना दुरानी साहबा जो मिसेज हैं शहबाज शरीफ की, उनके अलहदा घर मिला हुआ है, उनकी सिक्योरिटी पे सर अलहदा पैसे लग रहे हैं। ये वो आपके एक तरफ आप यहाँ 15 टैक्सेस हैं। इसके ऑफ द कफ जो मुझे आज ही कई खबर किसी जगह छपी हुई थी कि पीएम ऑफिस के जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज जो कि वो तकरीबन 750 के करीब लोग हैं, जो कि पर कैपिटा हाईएस्ट है और उनकी सारी की डबल ट्रिपल सैलरीज हैं। और 1 बिलियन मुझे याद पड़ता है बजट के अंदर 1 अरब रुपया सालाना खर्चा पीएम हाउस का है। और उसके अलावा जो दूध, सिगरेट, सारी चीज़ें वहाँ सब्सिडाइज्ड आती हैं। तमाम चीज़ें जो वहाँ प्रेसिडेंसी में काम करती हैं और इस तरह के स्पेशल उस पे उनके लिए वो दूध भी सब्सिडाइज होता है, सिगरेट स्पेशल सब्सिडाइज होते हैं बड़ी अच्छी पैकिंग में, तकरीबन आधी से ज़्यादा चीज़ें। पैम्पर्ड लोग हैं और कोई एतराज़ नहीं था अगर गवर्नेंस अच्छी होती या कोई परफॉर्म कर रहे। ये हम पिक्चर आगे फिगर्स वेरियस दे चुके हैं कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है इकोनॉमी की, कैसे आम आदमी को पिसाया जा रहा है। ये 21 टैक्स बिजली के जरिए दिए जा रहे हैं और उसमें जब ये नजर आया कि ये इस तरह रह रहे हैं हमारे टैक्सेस पे जो हम बिजली के बिलों और पता नहीं किस किस चीज़ पे दे रहे हैं, इस तरह की एक्सट्रावेगेंस और इस तरह की वो है, तो फिर एक तकलीफ बात है। एक खानदान की हिफाजत पे 2752 पुलिस के एहलकार और अफसर हैं, 2752
एक फैमिली की, एक मींस के एक ही जो रॉयल फैमिली है, शुमालन जनूबन जितने भी ताने बाने हैं फैमिलीज के, उनको सिक्योरिटी। इलेक्टोरल मैनिफेस्टो जो था उसमें इन्होंने वादा किया था हम 40% एक्सपेंस जो है ना पीएम हाउस का कम करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब के लिए 60% बढ़ गया है। और शहबाज शरीफ साहब की ना सिक्योरिटी के लिए 14 गाड़ियां खरीदी गई हैं, 14 गाड़ियां। ये हसन रज़ा की आज बड़ी इंतहाई खूबसूरत रिपोर्ट है और बड़ी उसने इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ वो ऑलवेज वो स्टोरीज फाइल करता है। आखिर पे हालत में इतना कह दूंगा, आपने मेरा कल प्रोग्राम क्लोजिंग पे अगर जाना है कि पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला। आप क्या कहेंगे? आपने प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा फेवरेट मकूला है, ये खुद कहते रहते हैं, वही ना करते रहते हैं, तो वही नहीं। इकलास साहब, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा आवाम को अवेयरनेस है हर चीज से मुतालिक, तो आवाम बोलते क्यों नहीं है? वहाँ मैं लास्ट ये आवाम जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों किसी जगह मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि ये मैं वारिस शाह का जो है वो कलाम पढ़ना चाहूँगा, और फिर अमृता प्रीतम की जो नज़र मैं आज आखा वारिस शाह नू कब्रां विचों बोल वो पढ़ दी। तो वो किसी ने कहा जनाब ये वारिस शाह को एड्रेस किया गया, ये वारिस शाह की अपनी नहीं है। तो बस वारिस शाह वाली कहानी है यहाँ पे कि जो पंजाब की सूरत हाल हो गई है, मगर सिक्योरिटी चल रही है। दूसरा ये प्रोपागेट करना बंद कर दें कि पाकिस्तान के लोग टैक्सेस नहीं देते। पाकिस्तान के लोग इनडायरेक्ट, यहाँ पे मेरा ख्याल रिपोर्ट अभी आई थी, 85% जो है इनकम आपको जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये आप टैक्सेस के जरिए ले रहे हैं। ये प्रोपागेंडा मत करें, आप लोग टैक्सेस नहीं देते, आप लोग इनकी टैक्सेस पे अयाशा कर रहे हैं। आप एक खानदान की सिक्योरिटी पे आप 7 अरब रुपए आपने लगा दिए, एक खानदान की न सिक्योरिटी पे 2752 आपने सिक्योरिटी एहलकार खड़े कर दिए। इसकी सिक्योरिटी, अब सिपाही की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने एक डाका मारा था, लोगों को भूल गए गैस में। जब पाक ईरान गैस पाइपलाइन आनी थी उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत ने गैस के, आप चले जाएं मेरा ख्याल बिल देखें, उसमें एक सरचार्ज डाल दिया गया था कि ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है बननी है, उसके हमें वो टैक्स दें गैस में। और कोई पता नहीं है वो आपकी वो भी चल रही है अभी। सर आप टैक्स दे रहे हैं गैस के बिलों में। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो अभी बड़े शरीफ बनेंगे, ये कल यहाँ आसमान सार पे उठा लेंगे, कल सेनेट में कौमी असम्बली में, कि कैसे आपने टैक्स लगा दिया। आपके दौर में गिलानी साहब थे, जरदारी साहब थे, और मेरा ख्याल है वो बदनाम जमाना डॉक्टर आसिम हुसैन थे। इन्होंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे सरचार्ज लगा दिया गैस के बिलों में कि हमने बनानी है, पैसे दें। वो नहीं बनी। इनसे पूछा जाना चाहिए, आपने जो अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं गैस के उस बिलों से, पाक ईरान गैस के नाम पे कि हमने पाइपलाइन बिछाने, वो हमारे अरबों रुपए किधर हैं? ना तो पाइपलाइन बनी है, ना वहां से गैस है। उसको छोड़ के आपने एलपीजी, एलएनजी उनको शुरू कर। हाँ, वैसे एलएनजी से ज्यादा हमारा इस हफ्ते हम इसके बड़े स्कैंडल हैं, नए स्कैंडल हैं। एलपीजी बिवेयर, उस पे एलपीजी पे, एलएनजी पे जो एंग्रो को, इकबाल जड़ अहमद को ठेके दिए गए, उनमें मजीद बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं, डॉक्यूमेंटेड। और बड़े एक दो बड़े ऑनरेबल वजीर जो हैं उनके खिलाफ जो करप्शन के स्कैंडल हैं और जो डॉक्यूमेंटेड हैं, वो भी हम बहुत बड़े लाने वाले हैं। मसला ये पाक ईरान नहीं, पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल खड़े हो गए, जो पाकिस्तानी अपनी इलीट की अपनी करप्शन है ना, वो थोड़ी सी पीछे जा रही है। समटाइम आई फील, लास्ट जो जनरल कियानी ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान को ज्यादा थ्रेट जो है ना इंटरनल थ्रेट है, एक्सटर्नल नहीं। आपको याद होगा जनरल कियानी ने कहा था, उनका इशारा तालिबान की तरफ था। समटाइम आई फील कि हमें बड़ी थ्रेट जो है वो इंडिया से है, सही या हमारी जो अपनी इलीट जिस तरीके की लूट रही है इस मुल्क को, कि हमें बड़ी थ्रेट अपनी इलीट से है। बिल्कुल हमें अंदरूनी तौर पर इन सारी सूरत हाल का सामना है। और आवाम तो 80 to 85% इनडायरेक्ट टैक्स देती है, डायरेक्टली भी आप उनको आर्ग्यू करते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखें।